नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। इसमें आज हम बात करेंगे बिहार में जो प्रशासनिक टकराव चल रहा है। अंचलाधिकारी और राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी 9 मार्च से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसके बाद विजय सिन्हा ने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर आप काम पर लौटे तो ठीक है, नहीं तो फिर सैलरी कट की जाएगी। और आगे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर इतना बयान क्यों दे रहे हैं और आखिर क्या चर्चा चल रही है। क्या नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से तेजस्वी यादव अभी कुर्सी बचाने के लिए जिस तरह से नीतीश कुमार पर बयान दे रहे हैं, या आगे क्या मामला है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा जेडीयू से एक सांसद हैं गिरिधारी यादव, जिनको लेकर जेडीयू ने ये मांग की है कि उनकी सदस्यता को खत्म की जाए, क्योंकि उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि अपने ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने कई बार बयान दिया है, पार्टी लाइन से हटकर कई तरह की बयानबाजी की है। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर। सबसे पहले तो हम लोग बिहार में जिस तरह से प्रशासनिक टकराव चल रहा है उस पर ही बात कर लेते हैं। 9 मार्च से हड़ताल पर कई अंचलाधिकारी बैठे हुए हैं, राजस्व अफसर बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने चेतावनी दी है कि आज शाम 5 बजे तक ड्यूटी पर लौटो, वरना सैलरी कटेगी, सर्विस में ब्रेक लगेगा और कार्रवाई भी होगी। तो इस तरह से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या ये टकराव और बढ़ने वाला है, क्या होने वाला है, क्या क्यों इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं? देखिए, आज अंतिम दिन है और आज जिस तरीके से सरकार द्वारा ये कहा गया है, इनफैक्ट भूमि राजस्व विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि हड़ताल तोड़ करके वापस आइए, नहीं तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि विभाग जो है वो कड़ा रुख अपनाए हुए। दूसरी तरफ जो अंचला अधिकारी हैं और साथ ही साथ विभाग के जो लोग हैं वो वापस आने को अभी तक तैयार दिख नहीं रहे। ऐसे में टकराव तो बढ़ रहा है, पर बड़ा सवाल ये है कि इतनी भारी भरकम मेजॉरिटी के साथ जो सरकार चल रही है, उनके खिलाफ आखिरकार ये अंचलाधिकारी जमीन पर उतरे क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर आप विजय सिन्हा के कार्यकलाप को देखें तो आप ये पाएंगे कि जिस तरीके से वो अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों से संवाद कायम करते थे और फौरन वहाँ पर जो त्वरित कार्रवाई उन्होंने करने का प्रयास किया, उससे एक मैसेज तो लोगों के बीच में गया कि विजय सिन्हा कुछ करना चाहते हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि लोग, कई सारे लोग, खास तौर पर कुछ जो सरकार के लोग हैं, वो कहते हुए आपको नजर आएंगे कि ये एक सस्ती लोकप्रियता पाने की कवायद है। लेकिन परसेप्शन वाइज है क्या? परसेप्शन वाइज अगर आप जाएंगे, बिहार के सड़कों पर घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो लोग आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि बिहार में जमीन को लेकर के बहुत ज़्यादा अपराध भी है। बिहार में जमीन की जो लड़ाई है और जिस तरीके से भूमि राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार है, वो सरकार के इमेज पे काला धब्बा की तरह है। सरकार अगर इसको लेकर के गंभीर दिखाई पड़ती है तो ये सरकार के कदम को लोगों ने सराहा है। आपने देखा होगा कि विजय सिन्हा कई जिलों में घूमे और कई अफसरों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नजर आए। लोगों के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज गया और पॉजिटिव मैसेज के जरिए विजय सिन्हा की लोकप्रियता भी बढ़ी। विजय सिन्हा अक्सर न्यूज में रहते थे। विजय सिन्हा अक्सर इन बातों को लेकर के चर्चा में नजर आए कि विजय सिन्हा जो जमीन माफिया हैं, भू माफिया हैं, उनके खिलाफ काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गाहे बगाए बहुत तरह की न्यूज़ भी हम लोगों को पढ़ने को मिला, देखने को मिला कि विजय सिन्हा ने जिला प्रशासन को ये कहा है कि जो भू माफिया हैं उनको आप चिन्हित करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि भूमि राजस्व विभाग में विजय सिन्हा ने जो कदम उठाए, उसको लेकर के अंचल अधिकारियों में जो गुस्सा है, उसका भी एक पक्ष है। लेकिन सवाल ये उठता है कि विजय सिन्हा काम करते हुए तो दिखाई पड़ रहा है, लोगों में एक पॉजिटिव परसेप्शन तो बन रहा है कि विजय सिन्हा काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है। पर सवाल ये उठता है कि क्या विजय सिन्हा की जब लोकप्रियता बढ़ने लगी तो क्या सरकार के ही लोग इन अंचलाधिकारियों के पीछे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर विजय सिन्हा की लोकप्रियता बढ़ती है, उप मुख्यमंत्री हैं, कई बार ये भी चर्चा में बात आई कि विजय सिन्हा मुख्यमंत्री के रेस में भी हैं, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या
ये जो हड़ताल लंबा चलता है तो क्या ये एक तरह की कोशिश है, सरकार के ही लोग हैं, पार्टी के ही लोग हैं जो उनके पीछे खड़े हैं? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसको लेकर के विजय सिन्हा के बारे में चर्चा तो होती है और उस बारे में हम विस्तार से प्रोग्राम भी करेंगे। हम बताएंगे कि आखिरकार विजय सिन्हा ने क्या क्या कदम उठाए। पर हमें यह देखना बहुत जरूरी होगा हमारे लिए कि जब आप कोई काम करते हैं, और खास तौर पर पॉलिटिशियंस के लिए, कि जब वो कोई काम करते हैं तो उसको लेकर के जनता के बीच में परसेप्शन क्या बनता है। परसेप्शन जनता के बीच में पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई पड़ा है। कई सारे लोग अक्रॉस द पार्टी लाइंस, क्योंकि आपने सुना होगा कि आईपी गुप्ता ने बीच सदन में उठ करके ये कहा कि लखीसराय और जमुई का लोग किसी से डरता नहीं है, आप काम करते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। आखिरकार ये आईपी गुप्ता कौन है? आईपी गुप्ता तो महागठबंधन के एक घटक दल है। इनफैक्ट आरजेडी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और वो सहरसा से चुनाव जीते भी। तो विजय सिन्हा को जो वाहवाही मिल रही है, उस वाहवाही से परेशानी किसको है? ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अंचलाधिकारी ये कहते हैं कि विभाग के ही बड़े अफसर जो है वो अंचलाधिकारियों का, जो वहां पर और सारे कार्यरत लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। अगर बात बनती भी है तो उस बात को बनने नहीं देते हैं। ये सारी बातें, पर मैं मैत्री आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले बिहार भी गया था, कई सारे लोगों से मिला। जब मैं आम लोगों से मिला, आम लोगों से बात की, तो उनका ये कहना था कि विजय सिन्हा माइंस की तरह भूमि राजस्व विभाग में भी काम करते हुए दिख रहे हैं, जो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये भ्रष्टाचार का बड़ा मसला है। उसके खिलाफ विजय सिन्हा त्वरित कार्रवाई करते हैं। विजय सिन्हा ने कई सारे ऐसे चैनल्स खोल दिए हैं जिसके जरिए आम लोग अपनी शिकायत मंत्री तक पहुंचा सकते हैं, और विजय सिन्हा उस विभाग के मंत्री हैं। तो इसको लेकर के एक इनर स्ट्रगल भी चल रहा है, अंदरूनी राजनीति भी चल रही है, और उस राजनीति के जरिए भी ये कहा जा रहा है कि ये जो हड़ताल कर्मी हैं, उनके पीठ के पीछे पार्टी के ही कुछ लोग हैं, बड़े नेता हैं, जो विजय सिन्हा के इमेज को मेलाइन करना चाहते हैं। बहरहाल आज हड़ताल का अंतिम दिन है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर हड़ताल कर्मी वापस नहीं लौटते हैं तो विजय सिन्हा और उनका विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करता है। वैसे हमने ये भी देखा कि कई सारे जगहों पर विजय सिन्हा ने उनको रिप्लेस करने का भी प्रयास किया ताकि काम नहीं रुके, लेकिन बहरहाल हड़ताल है, और हड़ताल को लेकर के आज आप कहें आज का दिन अंतिम दिन है। अगर वो लोग मानते हैं तो फिर से ये कहा जाएगा कि सरकार और उनके बीच एक सुलह समझौता हो गया है। लेकिन विजय सिन्हा जिस तरीके से जमीन विवाद को सुलझाने को लेकर के बिहार में घूम रहे हैं, लोगों के बीच में अपील कर रहे हैं, जनता दरबार में त्वरित कार्रवाई करते हुए दिखे हैं, उससे एक मैसेज तो जरूर लोगों में गया है कि विजय सिन्हा काम करना चाहते हैं, इस जटिल मुद्दे का समाधान निकालना चाहते हैं। और खास तौर पर विजय सिन्हा के इमेज की बात करें तो लोगों के बीच में ये पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, पॉजिटिव इमेज बन रहा है। जहां तक माइंस का भी सवाल है, उस विभाग को भी आप देखेंगे तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि जो माइंस के द्वारा जो वसूली, जो सरकारी पैसे होते हैं, जो इकट्ठा किया गया है, वो भी कई गुना ज्यादा बढ़ा है। तो आंकड़े बताते हैं कि विजय सिन्हा किस तरीके से काम कर रहे हैं। पर उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि इन हड़ताल कर्मचारियों के खिलाफ, जो हड़ताल कर्मी हैं, उनके साथ उनका विभाग और खुद मंत्री कैसे पेश आते हैं, इसको कैसे टैकल करते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। सर, नीतीश कुमार तो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन बयान तेजस्वी यादव का आ रहा है। उनका कहना है कि ये सत्ता से सम्मानजनक एग्जिट नहीं है उनका। इस तरह के बयान कई तरह के वायरल हो रहे हैं। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान फैजल रहमान, उन्हीं के पार्टी के एक विधायक ने वोट नहीं किया, इसके बाद से कई तरह की चर्चाएं तेज़ हो गई। चर्चा यहाँ तक की अभी आ गई, क्योंकि जिस तरह से 10% ही विधायक चाहिए होते हैं नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को बचाने के लिए, तो तेजस्वी यादव के पास एग्जैक्ट 25 सीट्स ही हैं। उसमें भी अगर एक फैजल रहमान इस तरह से गायब हो गए हैं, तो उन पर एक्शन की जिस तरह से बात चल रही थी कि एक्शन लेने वाली है आरजेडी या नहीं, उस पर भी
बयान काफी तेज हो गया, उसके बाद ये रुका भी, लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार क्या एक साथ आ सकते हैं, इस बयान ने भी काफी तूल पकड़ लिया है। क्या एक साथ आ सकते हैं, क्या ये चर्चा भी काफी चल रही है? देखिए, तेजस्वी यादव ने ये कहा, दरअसल आप समझिए अभी एक साथ आने की कोई बात तो दिखाई पड़ नहीं रही है, लेकिन आपने दो सवाल पूछा है और इस दो सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। दरअसल एक मुस्लिम विधायक जो कि राज्यसभा का चुनाव था, उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि दरअसल वो फैसल रहमान वो क्यों नहीं आए, तो इसको लेकर के बहुत तरह के सवाल उठने लगे। अब सवाल ये उठने लगा कि क्या आरजेडी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी क्या। मैत्री, आरजेडी के सामने एक गंभीर संकट है और हमको ये देखना बहुत जरूरी मालूम पड़ता है कि अगर तेजस्वी यादव उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो तेजस्वी यादव के पार्टी में जो एमएलए हैं वो 25 से घट करके 24 हो जाएंगे। अगर आप विधानसभा में सदस्यों की संख्या देखें तो वो 243 है। 243 का 10% 24.3 होता है, मतलब 24 से ज्यादा होता है। 25 विधायक कुल उनके पास है और नेता प्रतिपक्ष रहने के लिए 10% की संख्या होना जरूरी है, तो 25 विधायक होना जरूरी है। अगर ये कार्रवाई करते हैं तो इनकी संख्या 24 हो जाएगी, तो क्या ये नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे? इसलिए पार्टी में कई लोगों से आप बात करेंगे तो वो दबी जुबान में कहेंगे कि उनको वार्न कर दिया जाएगा, ये पार्टी के हित में नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसलिए मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि आरजेडी अपने विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई करेगी तो इससे नुकसान आरजेडी को ही होगा और उनके जो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को ही होगा। जहां तक सवाल है कि तेजस्वी यादव ने यह बात कही है कि नीतीश कुमार जाना नहीं चाहते थे, उनको जबरन राज्यसभा भेजा गया है, और हम तो पहले ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी क्या खेल करने वाली है। दरअसल आप नीतीश कुमार के वोट बैंक को देखें मैत्री, तो आपको यह समझ में आएगा कि नीतीश कुमार 16% वोट, तकरीबन 16% वोट के ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब उनके पास 16% वोट है जो नीतीश कुमार की लोकप्रियता को लगातार बरकरार रखे हुए। इस 16% वोट का हकदार कौन होगा, इसको लेकर के बीजेपी भी कई कदम उठा चुकी है। आरजेडी की नजर भी लगातार उस पर बनी हुई है। हम अगले शो में बताने जा रहे हैं कि दरअसल जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो तकरार है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और जेडीयू ने जिस तरीके से निशांत कुमार को आगे रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि निशांत को आगे रख करके जेडीयू अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है, और ये बात हम अगले शो में बताने जा रहे हैं। पर साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की नजर भी तो वहीं पर है। तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि बिहार जैसे स्टेट में चुनाव जीतने के लिए 40% से ज्यादा वोट चाहिए, 42-43% वोट चाहिए। 42-43% वोट के लिए जो सामाजिक समीकरण जरूरी है वो तेजस्वी यादव के पास नहीं है। अगर नीतीश कुमार पटना से दिल्ली मूव करते हैं और निशांत अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं, तो क्या निशांत 16% वोट को संभाले रखेंगे? नीतीश कुमार जब तक एक्टिव रहेंगे तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार अपना वोट बैंक बरकरार रख सकते हैं। पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं तो क्या ये वोट बैंक बरकरार रहेगा, उनके साथ इंटैक्ट रहेगा, ये एक सवाल है, और इसीलिए आरजेडी की नजर भी वहां पर है। अब आरजेडी जो ये बात कह रही है कि हम तो पहले से कह रहे थे, दरअसल आरजेडी की रणनीति शुरुआती समय से यही रही है कि वो नीतीश कुमार को डायरेक्टली अटैक ना करे। आरजेडी ने कभी कभार किया है जब नीतीश कुमार ने डायरेक्टली आरजेडी को अटैक किया है, पर अब आरजेडी किसको अटैक कर रही है? बीजेपी को अटैक कर रही है। नीतीश कुमार पर आप ये देखिएगा सिंपैथेटिक नजर आ रही है। उसकी बड़ी वजह वोट बैंक है। नीतीश का जो वोट बैंक है उसको आरजेडी अपने पक्ष में करना चाह रही है, और लड़ाई इसी बात को लेकर के है। इसलिए मैत्री, बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये बात कर रहे हैं, उसका मतलब एक बात बहुत साफ नजर आता है कि अगर बीजेपी की सत्ता आ गई, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाता है, तो तेजस्वी यादव को लगता है कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने का जो 2 बार का उनका प्रयास रहा है वो तभी सफल रहा है जब नीतीश मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ।
ये उनका फ्लिप फ्लॉप चलता रहा है और इस वजह से वो लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। जब वो आरजेडी के साथ गए हैं तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, जब वो बीजेपी के साथ गए हैं तो बीजेपी का कोई उप मुख्यमंत्री बना है। अब जो ये कवायद चल रही है जिसको लेकर के जद्दोजहद है, कई सारे नाम आ रहे हैं, उसमें ये बात तेजस्वी यादव द्वारा बोला जाना कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि बीजेपी किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ धोखा करेगी, बीजेपी ने ये करके दिखाया है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, वो दिल्ली जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी जबरन उनको वहां भेज रही है। दरअसल तेजस्वी यादव ऐसा कह करके नीतीश कुमार के वोटरों को रिझाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ गलत व्यवहार, गलत बर्ताव बीजेपी ने किया है। और यही साबित करने के क्रम में लगातार आप देखेंगे कि आरजेडी के कई प्रवक्ता भी आपको बोलते हुए सुनाई पड़ेंगे कि अगर नीतीश को केंद्र में ही जाना था, राज्यसभा में ही जाना था, तो चुनाव से पहले यह बात क्यों कही गई कि 2025 से 30 सिर्फ नीतीश? क्या जनता के साथ धोखा किया गया? क्या बिहार की जनता को ठगा गया? उनके साथ छलावा हुआ है? और ये बात बार बार आरजेडी प्रचारित कर रही है। मैंने आपको बताया कि इस वक्तव्य के पीछे आरजेडी के दो मकसद हैं। एक, जो आरजेडी के पास हमेशा यह विकल्प होता था कि अगर नीतीश बीजेपी से नाराज होंगे तो हमारी तरफ आएंगे, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी और सामाजिक समीकरण हमारा मजबूत होगा। अब नीतीश राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे थे, अगर हम नीतीश के साथ बने रहें तो नीतीश का वोटर हमारे साथ आ सकता है और जुड़ेगा तो आरजेडी मजबूत होगी। इसलिए तेजस्वी यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि सबके सामने सुनाई पड़ता है। उनके प्रवक्ता भी बोल रहे हैं कि भाई नीतीश अगर टायर्ड थे तो उनको अपने सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों किया। और इसीलिए इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कौन? तो तेजस्वी यादव, क्योंकि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो तेजस्वी यादव का ये विकल्प भी अगले 5 साल में खत्म होता दिखाई पड़ता है कि वो नीतीश के साथ फिर से सरकार बना सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जिसके पास होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता उसके पास होती है। आपको ध्यान होगा कि 2024 में खास तौर पर जब नीतीश इधर आए थे तो एक और प्रयास हुआ था तेजस्वी यादव के द्वारा कि कैसे सरकार को टॉपल कर दिया जाए, गिरा दिया जाए। कई सारे विधायक नीतीश कुमार के उधर चले भी गए थे, लेकिन रातों रात किस तरीके से फेरबदल हुआ, जो विधायक नाराज भी थे उनको कैसे इस पाले में लाया गया। जब एनडीए मजबूत दिखने लगा तो एक एक विधायक इस तरफ आते हुए दिखाई पड़े। तो ये लड़ाई उसी बात की है। ये रस्साकसी वोट बैंक को लेकर के है, ये रस्साकसी सामाजिक समीकरण को सुधारने को लेकर के है, और ये रस्साकसी मेन अपोनेंट जो आरजेडी की है वो बीजेपी है, उसको विलीफाई करने की है कि कैसे बीजेपी अपने ताकतों का बेजा इस्तेमाल करके नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा थे, जिनके चेहरे के दम पर एनडीए ने बीजेपी बिहार में सरकार बनाई, उनको किस तरीके से बीजेपी जबरन दिल्ली भेज रही है। और इसी बात का प्रचार आरजेडी जबरदस्त तरीके से कर रही है, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब इसमें उन्हें किस हद तक सफलता मिलती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पूरी कवायद इसी ओर है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक किधर जाता है। अंदर खाने आप देखेंगे तो जेडीयू के भीतर भी ये सवाल था कि अगर नीतीश नहीं होंगे तो उनके वोट बैंक का क्या होगा, उनके विधायक का क्या होगा, पार्टी का फ्यूचर क्या होगा। और जब पूरी कोशिश कर ली गई कि भाई नीतीश के बाद दूसरे नंबर का नेता कौन, जब कोई नहीं दिखा, अंदर खाने ये बात चलने लगी कि पार्टी टूट जाएगी, तब क्या हुआ कि निशांत को प्रोजेक्ट किया गया। निशांत का नाम चर्चा में आया, पोस्टर्स लगने लगे, होर्डिंग्स लगने लगे, निशांत सामाजिक कार्यक्रम में जाने लगे, कुछ पॉलिटिकल बातें करने लगे, और जो कहते हैं ना कि जमीन पर बिहार की फिजा में माहौल बनाया जाने लगा। और जब माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा कि निशांत वो कड़ी हैं जो पार्टी को एकजुट रख सकते हैं, जो जेडीयू का आधार वोट बैंक है उसको समेट सकते हैं, तो आपने देखा कि किस तरीके से निशांत को जेडीयू की सदस्यता दिला दी गई है। अब
सदस्यता तो दिला दी गई है, लेकिन एक और घटनाक्रम हुआ, वो ये हुआ कि कैसे निशांत को संगठन में पद नहीं दिया गया जिसकी चर्चा थी। एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बने। इसका मतलब बहुत साफ है कि क्या निशांत सरकार में आएंगे, और सरकार में आएंगे तो किस भूमिका में आएंगे। तो जेडीयू भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि उसका आधार वोट बैंक उसके साथ जुड़ा रहे, नीतीश कुमार का 16% जो वोट है वो निराश ना हो, वो जेडीयू के साथ इंटैक्ट रहे। तेजस्वी यादव भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि नीतीश के वोट में कैसे सेंधमारी की जाए, और बीजेपी की दूरदृष्टि भी इसी बात पर है कि नीतीश कुमार का जो तकरीबन 16% वोट है उसको कैसे हथियाया जाए। लड़ाई वोट बैंक को लेकर के है, सफलता किसको मिलती है ये समय बताएगा, लेकिन जो तेजस्वी यादव के बयान है वो इसी ओर इशारा करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल जो अभी चर्चा में है, आरजेडी ने तो अपने विधायक पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन जेडीयू ने बड़ा सख्त रुख दिखाया है अपने एक सांसद पर। गिरधारी यादव नाम है उनका, लोकसभा सदस्यता खत्म करने की जेडीयू ने मांग की है। ओम बिरला से उन्होंने मांग की है, और आरोप है कि वो लगातार पार्टी लाइन के विपरीत वो काम करते हैं। तो इस तरह से देखिए, जहां तक सवाल है गिरधारी लाल यादव का, तो गिरधारी लाल यादव हो चाहे कई ऐसे नेता हों, कुछ समय पहले से ही अपने फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योर दिखाई पड़ते थे। गिरधारी लाल यादव एमपी हैं, जेडीयू से जीते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो उनकी हरकतें थी वो पार्टी को सूट नहीं कर रही थी, और इसीलिए इसको लेकर के लिखा भी गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। दरअसल आपको और आगे दिखाई पड़ेगा कि कई सारे ऐसे विधायक और एमपीज हैं जो नीतीश के नहीं रहने के बाद अपने लिए उचित जगह की तलाश में हैं। गिरधारी लाल यादव भी उसी में से एक हैं। पर सवाल ये उठता है कि अभी सरकार के पास जो लोकसभा सदस्यों की जो ज़रूरत है, क्या सरकार वाकई इस तरह का कदम उठाएगी? अगर जेडीयू का प्रेशर होगा तो सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि 12 सदस्य जेडीयू के सपोर्ट किसको कर रहे हैं? तो सरकार को कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ओम बिरला क्या गिरधारी लाल यादव के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पर सवाल ये भी है कि क्या जेडीयू अपने 12 में से एक एमपी को निकाल करके 11 सदस्य रखना चाहेगी? हाँ, रखना चाह सकती है, लेकिन सरकार पर इसका असर फिलहाल होता हुआ दिखाई तो नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ तक गिरधारी लाल यादव का सवाल है, तो लंबे समय से ये दिखाई पड़ रहा था, जब से ये बात चल रही थी कि नीतीश कुमार बीमार हैं, वो कैसे अपने बेटे को आरजेडी में प्लेस करना चाह रहे थे, कैसे वहाँ उनको सुरक्षित करना चाह रहे थे। इसलिए उनकी जो राजनीति आरजेडी में दिखाई पड़ रही थी, इसलिए वो अपना कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहे थे, क्योंकि गिरधारी लाल यादव ये समझ रहे थे कि अब नीतीश कुमार की पारी लगभग समाप्ति की ओर है, और उन्हें अपने बेटे को, अपने परिवार को बेहतर तरीके से प्लेस करना है। खुद की सिक्योरिटी, अपने परिवार की सिक्योरिटी, इसके तहत गिरधारी लाल यादव ने आरजेडी के तरफ अपना कदम बढ़ाया है। पर बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से जेडीयू ने मांग की है, क्या ओम बिरला गिरधारी लाल यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो कार्रवाई कब तक होगी, सदस्यता कब तक जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। पर यह साफ दिखाई पड़ता है कि जेडीयू अपने ही सांसद गिरधारी लाल यादव के क्रियाकलाप को लेकर के बेहद गंभीर है, सख्त है, और इसीलिए उसने कार्रवाई की मांग की। चलिए, एक्शन किस पर होता है अभी विजय सिन्हा करते हैं या जेडीयू की तरफ से या ओम बिरला की तरफ से क्या एक्शन होता है, हम आप तक अपडेट ज़रूर लाएंगे। और आपका इन तीनों विषयों पे जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।